हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल शांति से तसल्ली से स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये है एंटीबायोटिक की पेनाम रिंग, ये आप देख सकते हैं सामने, ये पेनाम रिंग है और ये है सिफाम रिंग। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो इस पेनाम रिंग के बारे में देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये 4 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग को फ्यूज़ करके बनाया गया है पेनाम रिंग। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बीटा लैक्टाम और थायोजोलिडीन। ये जो रिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 4 मेंबर रिंग है, दैट इज बीटा लैक्टाम रिंग। और ये 5 मेंबर रिंग है जहाँ पर ये सल्फर है, दैट इज सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है। यहाँ पर सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो दैट इज थायाजोलिडीन रिंग। तो बीटा लैक्टाम रिंग और थायाजोलिडीन रिंग दोनों रिंग मिलकर बनाती है पेनाम रिंग। ये जो आप देख रहे हैं 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग को जो फ्यूज करके बनाया गया है, दैट इज पेनाम रिंग। अब ये जो है ये पेनिसिलिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब सिफलोस्फेरिन की अगर हम बात करें तो सिफलोस्फेरिन के अंदर बीटा लैक्टाम रिंग प्लस 2,3 डाईहाइड्रो 6H थायाजाइन रिंग, ये दोनों रिंग फ्यूज होकर बनाती है सिफाम रिंग। ये आप देख सकते हैं 4 मेंबर रिंग प्लस 6 मेंबर रिंग, ये दोनों मिलके क्या बनाई हुई है, सिफाम रिंग बनाई हुई है। तो पेनिसिलिन के अंदर जो है पेनाम रिंग है और सिफलोस्फेरिन के अंदर सिफाम रिंग है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। अब इस पेनाम रिंग को ध्यान से देख लीजिए, 4 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग, इसको मिक्स करके बनाया हुआ है, क्योंकि अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं पेनिसिलिनिक एसिड। ये पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये कौन सी रिंग है, ये पेनाम रिंग है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, फिर से बताता हूँ आपको। देखिए ये कौन सी रिंग है, ये पेनाम रिंग है। और ये इसके अंदर भी ये देखिए पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी ये कौन सी रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग, ये दोनों रिंग मिल कर के जो बना रही है यह है आपकी पेनाम रिंग। और इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 नंबर पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पोजीशन पर एक COOH जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पोजीशन पर नाइट्रोजन है, देख सकते हैं आप बहुत ही ध्यान से। 6 नंबर पोजीशन पर NH2 ग्रुप है और 7 नंबर पोजीशन पर एक C डबल बॉन्ड O ऑक्सो ग्रुप है। तो ये जो है पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो जाता है तो आप बड़ी ही आसानी से जितने भी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं उनका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ था, ये देखिए ये NH2 है, यही सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, देख सकते हैं आप आराम से। ये भी अगेन 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, 2 मिथाइल ग्रुप है 2 नंबर पोजीशन पर और 3 नंबर पर ये देख रहे हैं COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर फर्क बस इतना है, यहाँ पर जो NH2 था उसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये C डबल बॉन्ड O और ये R जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ इस R की जगह को चेंज किया जाए तो हम बहुत सारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन G भी कहते हैं और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन V भी कहते हैं। इन दोनों नाम को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के अंदर आप ये देख रहे हैं, अगर सिर्फ इतना ये जो बेंजाइल रिंग है, एक फिनाइल रिंग और CH2, इस R की जगह आप जोड़ देंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन का। अगेन एम्पिसिलिन का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो इस R की जगह आपको ये फिनाइल रिंग, एक CH और NH2 जोड़ देना है। हमेशा इस एम्पिसिलिन में याद रखिएगा, यहाँ पर ये CH है, CH2 नहीं है। हर बार गड़बड़ी हो जाती है, लोग यहाँ पर CH2 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये CH है और यहाँ पर NH2 है। इस पूरे रिंग को यहाँ R की जगह जोड़ देना है तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एम्पिसिलिन का। वैसे ही फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन मतलब कि पेनिसिलिन V, अगर आप पेनिसिलिन V का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली इस R की जगह आपको प्लेस कर देना है ये फिनाइल, ऑक्सी और मिथाइल। इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, फिनॉक्सी मिथाइल, फिनाइल ऑक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो ये पूरा पेनिसिलिनिक एसिड है और इसके साथ क्या जोड़ दिया है यहाँ पर R में आपने जोड़ दिया है फिनाइल ऑक्सी मिथाइल, फिनॉक्सी मिथाइल, इसी का नाम है पेनिसिलिन V। और अगर आपको कार्बेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपली R की जगह, ये जो आप R देख रहे हैं दोस्तों, R की जगह आपको क्या रख देना है, ये वाला अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल रिंग। देख सकते हैं आप, बहुत बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, बहुत एकदम क्रक्स दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब कुछ पेनिसिलिन के बारे में समझते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया है। ये कौन सी रिंग है? पेनाम रिंग है। ये 4 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4 5। मैंने आपको नंबरिंग देते टाइम समझाया था, कभी भी आपको नंबरिंग देनी है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो हम सल्फर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सल्फर का 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 7 इस तरह से नंबरिंग हमने दे रखी है। अब पेनिसिलिन के बारे में समझते हैं। तो पेनिसिलिन जो है अपने आप में फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसे कैसे पाया गया था? तो पेनिसिलियम जो फंगस है, मोल्ड्स को हम फंगस भी कहते हैं, पेनिसिलियम फंगस है, उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स थे। तो कुछ स्ट्रेन्स का फर्मेंटेशन करने से हमें ये पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो मिली। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है। अब मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड उसे कहते हैं जो केवल एक हाइड्रोजन डोनेट करता है जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तब, ठीक है दोस्तों। मतलब जब भी एसिड का इस बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। जैसे कि HCl और HNO3 एग्जाम्पल है। यहाँ HCl में भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर HNO3 में भी एक ही हाइड्रोजन है। वैसे यहाँ पर ही आप देख सकते हैं COOH। तो इस तरह से ये जो पेनिसिलिन है ये स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, और मोनोबेसिक एसिड उसे कहते हैं जो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की क्षमता रखता है एसिड बेस रिएक्शन होने पर। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप ध्यान से देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। मतलब ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ ऑन सुटेबल कल्चर मीडिया। किसी कल्चर मीडिया में जब वो ग्रो हो रहा है उस टाइम पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस केमिकल को प्रोड्यूस किया है। एंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ और डिस्ट्रॉइंग अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हाई डाइल्यूशन और लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने ऐसे केमिकल बनाए हैं कल्चर मीडिया में ग्रो करते वक्त जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करें? इनहिबिट कर दे, रोक दे, या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। सिंपल सा डेफिनेशन है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन। ये आपके सामने एक फिगर है, ये आपको जो जिगजैग मैनर में दिख रहा है ये क्या है? ये बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये आप देख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये आप ये देख रहे हैं ये स्पेसिस है, और यहाँ पर ये जो है ये फंगस लगी हुई है, पेनिसिलियम फंगस लगी हुई है। अब ये पेनिसिलियम फंगस अपने आप में से कुछ केमिकल्स ऐसे निकालती है जिसकी वजह से इसके आसपास के एरिया में ये स्टेफाइलोकोकस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस लोकेशन में यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसी लोकेशन को हमने कहा जोन ऑफ इनहिबिटेड ग्रोथ। तो ये क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? क्योंकि ये पेनिसिलियम फंगस जो है ये कुछ ऐसे केमिकल्स यहाँ पर रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से पेनिसिलिन की खोज की। तो किसने पेनिसिलिन की खोज की? तो सबसे पहले 1928 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, नाम था उनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये जोन ऑफ इनहिबिशन। ये फिर से आप देख सकते हैं ये एक कल्चर मीडिया है, ये भी एक कल्चर मीडिया है। कल्चर मीडिया के अंदर स्टेफाइलोकोकस नाम के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पहले हमने ग्रो किया, फिर उसके अंदर ये देख रहे हैं पेनिसिलिन की टैबलेट्स डाली हुई है। अब ये इसके आसपास का जो इलाका है देख रहे हैं वहाँ पर उस बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि इस फंगस के कारण जो केमिकल रिलीज हुआ बाद में पता चला कि वो पेनिसिलिन है, उसका नाम भी पेनिसिलिन दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। बट ये जोन ऑफ इनहिबिशन देख रहे हैं इस एरिया में ये बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ? एट लास्ट मोल्ड प्रोड्यूसेस अ केमिकल एंटीबायोटिक दैट किल्स बैक्टीरिया। मतलब जो यहाँ केमिकल रिलीज हो रहा है वो इस बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने दे रहा, और इस तरह से इस पेनिसिलिन की खोज हुई। आइए अब इस पेनिसिलिन का, या तो हम कहते हैं जो एंटीबायोटिक, इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली दो टाइप से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक उनमें जिनमें बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है और दूसरा जिनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है। तो बीटा लैक्टम रिंग जिनमें पाई जाती है उनमें एक तो हो गया पेनिसिलिन और दूसरा हो गया सिफलोस्फोरिन। पेनिसिलिन और सिफलोस्फोरिन को हमने आगे देखा था। ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये देखिए ये
ये बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर भी है, बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर भी है। ये जो है पेनिसिलिन के अंदर पेनाम रिंग पाई जाती है और सिफलोस्पोरिन के अंदर सिफाम रिंग पाई जाती है, लेकिन बीटा लैक्टम तो दोनों के अंदर है। इसलिए अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन में दिखा कि ऐसे एंटीबायोटिक जो बीटा लैक्टम रिंग होता है जिसमें, और ऐसे एंटीबायोटिक जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता, उन्हें क्या कह दिया हमने, नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और बीटा लैक्टम के अंदर भी दो, एक हो गया पेनिसिलिन जिसके अंदर पेनाम रिंग है, और दूसरा हो गया सिफलोस्पोरिन जिसके अंदर सिफाम रिंग है। और उसके अलावा फिर हम देखें अगर नॉन बीटा लैक्टम के अंदर तो बहुत ही सारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, पॉलीन हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया। मैक्रोलाइड्स बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए काम में आते हैं। एनामाइसिन हो गया, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, और कुछ ऐसे ड्रग्स जो किसी कैटेगरी में नहीं आते उसे हम मिससेलेनियस में डाल देते हैं। तो अगर एमिनोग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो नॉर्मली स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन बहुत ही फेमस नाम है, दैट ऑल कम्स अंडर एमिनोग्लाइकोसाइड्स। पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो बेसिट्रासिन, पॉलिन की बात करें तो नाइस्टीन, एम्फोटेरिसिन। अब ये मैक्रोलाइड देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आती है। देख सकते हैं यहाँ पर ड्रग कौन कौन सी है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। इसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। फिर एनामाइसिन की बात करें तो इसमें रिफामाइसिन आ गया। टेट्रासाइक्लिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर आप देख सकते हैं ये डॉक्सीसाइक्लिन, फिर ये देख सकते हैं आप मिनोसाइक्लिन, इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बहुत सारी ड्रग्स हैं, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ये सारी टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर आती हैं। फिर अगर फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करें हम तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर आप आ रहे हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये सारे किसके अंडर आएंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर आएंगे। और कुछ ऐसी ड्रग्स जो किसी कैटेगरी में नहीं आती उसे हम मिससेलेनियस में डाल देते हैं, जैसे कि ग्रिसोफुल्विन, क्लोरामफेनिकोल और सोडियम फ्यूसिडेट, ये सारी ड्रग्स मिससेलेनियस के अंदर आती हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, फिर से आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर बीटा लैक्टम, तो ये देख रहे हैं आप बीटा लैक्टम, और ये सारी जो आ गई ये सारी की सारी आ जाएगी नॉन बीटा लैक्टम के अंदर। ये जितनी भी दिख रही हैं आपको कैटेगरीज, बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन और सिफलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड के अंदर स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड देख लिया हमने, पॉलिन देख लिया, मैक्रोलाइड्स के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन के अंदर देख लिया हमने डॉक्सीसाइक्लिन, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। एनामाइसिन के अंदर रिफाम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, मिससेलेनियस के अंदर क्लोरामफेनिकोल, ऐसी बहुत सारे ड्रग्स हैं। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आप ये कुछ चीज़ें भी याद रख लेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स करने में बहुत ही आसानी रहेगी। बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम तो याद रखना ही है। बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन और सिफलोस्पोरिन, नॉन बीटा लैक्टम के अंदर एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, मैक्रोलाइड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आती है, टेट्रासाइक्लिन्स हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया। इसके एग्जांपल्स बहुत ईजी हैं, देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। आपको बार बार ये ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, तभी जाके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं कि हम कौन कौन सी मेडिसिन देखने वाले हैं। तो जो पेनिसिलिन पाई जाती है जिसके अंदर, तो पेनिसिलिन बेसिकली ये सारी ड्रग्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने मैंने लिख रखा है। तो ये बहुत सारे मतलब पहले पेनिसिलिन की खोज हुई, उसके बाद इन सारी ड्रग्स की खोज हुई। देख सकते हैं आप, जैसे कि बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया, इसे पेनिसिलिन जी भी कहते हैं। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, इसे पेनिसिलिन वी भी कहते हैं। फिर बेंजीथिन पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, कार्बेनिसिलिन, ये सारे पेनिसिलिन के सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिफलोस्पोरिन के एग्जांपल। तो ये जिसमें सिफाम रिंग पाई जाती है वो है सिफेलैक्सिन, सेफेलोरिडीन, सिफेलोथीन। उसके अलावा ये सारे मिससेलेनियस में आप देख सकते हैं, या तो जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स ये सारी हैं, ग्रिसोफुल्विन, क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इनमें कुछ ये जो देख रहे हैं एरिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड्स के अंदर आता है, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी ड्रग्स हैं। ये पूरे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अब स्ट्रक्चर को याद कैसे रखा जाए, इस स्ट्रक्चर को हमने देखा था यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर पहले भी देखा था, ये देख रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को याद कैसे रखा जाए, तो ये देखिए बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दिया था। तो 2 डाइमिथाइल, यहाँ पर दो CH3 जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो 2 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद 3 नंबर पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर अगेन यहाँ पर 4 नंबर पोजीशन पर एजा बाइसाइक्लो 3,2-O हेप्टेन रिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर पर थाया है, 7 नंबर पर ऑक्सो है, और यहाँ देख सकते हैं आप 6 नंबर पर 6,2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 फिनाइल एसिटाइल, ये फिनाइल हो गया, ये एसिटाइल हो गया, और ये एमाइनो हो गया। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बार बार देखेंगे तो आपको
इसके स्ट्रक्चर याद रखने में बड़ी ही आसानी होगी दोस्तों। अब ये देखिए बेंजाइल पेनिसिलिन, जैसे कि मैंने कहा था बेंजाइल पेनिसिलिन को क्या पेनिसिलिन जी भी कहते हैं, तो पेनिसिलिन जी है। अब इसका केमिकल नाम देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो पूरा है ये क्या है, पेनिसिलिनिक एसिड जो मैंने बताया था आपको उसका स्ट्रक्चर है। सिंपली इसमें क्या किया हुआ है, अब यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो कॉमन है जो हमने पहले देखा था, यहाँ तक का स्ट्रक्चर, इसमें जुड़ा क्या है एक्स्ट्रा, बस ये एक फिनाइल रिंग जुड़ी है और ये CH2 जुड़ा है, बाकी सब तो सेम ही है और सभी स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसका नाम कैसे दिया इन्होंने, 6-2 फिनाइल एसिटामिडो। ठीक है, तो ये 2 फिनाइल देख सकते हैं आप, 2 फिनाइल एसिटामिडो, ये फिनाइल हो गया, ये एसिटा हो गया और ये एमाइडो हो गया। उसके बाद ये देख रहे हैं 6, तो यहाँ 6 नंबर पर था, तो ये क्या था पूरा पेनिसिलिनिक एसिड था। तो वैसे इसका केमिकल का नाम हो गया बहुत इजीली, मैं आपको बताया था शुरू में। ये देखिए ये पेनिसिलिनिक एसिड है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको भी नाम दे दिया पेनिसिलिनिक एसिड। और फिर क्या बच गया, 2 फिनाइल एसिटामिडो, 1-2, तो 2 के साथ फिनाइल जुड़ा हुआ है, ये एसिटाइल ग्रुप और ये एमिडो, तो 2 फिनाइल एसिटामिडो और 6 पहले लिख दोगे, यहाँ पर 6 नंबर पर जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ देखिए 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर पर यहाँ पर भी है, देखिए 6 नंबर से जुड़ा हुआ, इसलिए 6 पेनिसिलिनिक एसिड, लेकिन 6 के बाद पहले ये डैश करके जोड़ दिया, ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया। इस तरह से आप केमिकल नाम बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, जब भी इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो एसिडिक मीडियम में डालते ही ये पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे की तरफ देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है, तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसे पेनिसिलिन जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं पेनिसिलिन जी, वो मेनली यूज़ होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए। एब्सेसिस का मैंने मतलब आपको पहले भी बताया था, एब्सेसिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस, बहुत सारा पस जहाँ कलेक्ट हो जाता है उसे हम एब्सेसिस कहते हैं। तो समझते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो ये मैंने आपके सामने 2 स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में है। तो आप बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये लेयर कितनी मोटी है, लेकिन यही लेयर कितनी पतली है। ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर है और ये ग्राम नेगेटिव के अंदर है। तो ये है कि ये है कौन सी बेसिकली लेयर, ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही मोटी लेयर है, लेकिन वहीं ग्राम नेगेटिव के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ही पतली है। और एक फर्क और आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बस यही एक लास्ट लेयर है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप देख सकते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड की एक और लेयर यहाँ पर मौजूद है। और इसी लेयर की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एक लेयर होती है जिस वजह से ये कई सारी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर देती है, ठीक है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है इसी लेयर की वजह से। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, और भी इसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसे स्टेनिंग के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं हम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये देख रहे हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन है, तो क्या कह रहा है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है। वहीं ग्राम नेगेटिव के अंदर, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है। और वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल में जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, LPS लिपोपॉलीसैकेराइड। ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन भी होता है एक, वो लिपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। अब देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब भी हम इन बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, इसे जब भी हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई में डालते हैं, तो क्रिस्टल वॉयलेट डाई में डालते ही क्या होता है, अब ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई क्या करती है, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये जो आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर भी एक लेयर है, ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जब हम इन दोनों बैक्टीरियाज को वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद ये तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये जो है ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उस डाई को ये रिटेन नहीं कर पाता। अब रिटेन ना कर पाने की वजह से क्या होता है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मोटी है, तो क्रिस्टल वॉयलेट में जैसे ही हम उसे स्टेन करके वॉश करते हैं तो वो कलर हमें दे देगा ब्लू या तो पर्पल। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तो वो लेयर बहुत ही पतली है, इस वजह से क्या करेगा, वो रिटेन नहीं कर पाएगा और क्या कलर दे देगा आपको, रेड या तो पिंक कलर दे देगा। इसी वजह से द टू
ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया स्टेन डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिकनेस ऑफ कंपाउंड इन देयर सेल वॉल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। मतलब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसकी थिकनेस दोनों में अलग अलग है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बहुत ही आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब भी हम वॉश करते हैं तो ये रिटेन नहीं कर पाता, इस वजह से दोनों अलग अलग कलर में स्टेन होते हैं। और ये भी एक तरीका है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग करके पहचानने का। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये जो लेयर है बहुत ही थिक नहीं होती पेप्टिडोग्लाइकन की, इसलिए ये क्या करती है, रिटेन नहीं कर पाती, जो हमने देख लिया, इसलिए रेड या पिंक कलर देती है। अब देखते हैं इसका जो सेल वॉल होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसके आउटर लेयर में आप देख सकते हैं, ये देखिए लिपोप्रोटीन की भी एक लेयर होती है, इसलिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी की वजह से ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, सेल वॉल को सराउंड करके रखती है, मतलब एक तरह से ढक के रखती है। और यही क्या करता है, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत ही रेजिस्टेंट बना देता है। इट इज़ हार्डर टू किल विथ अदर एंटीबायोटिक्स, मतलब कई सारी एंटीबायोटिक्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को मार नहीं पाती, इनके खिलाफ एक्ट नहीं कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब इन्हें ख़त्म करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं आइए। कुछ 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। कैसे हैं 4th जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज इनिबिटर पेनिसिलिन्स है, जैसे कि पिपेरिसिलिन, फिर टेजोबैक्टाम या टिकारसिलिन, क्लेवोनेट, ये सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे कार्बापेनाम्स हैं, ये सारी जो मेडिसिन्स है ये इन्हें किल कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आप कह सकते हैं क्वांटिटी में, या तो अमाउंट में, या तो आप नंबरिंग कह सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी दवाइयाँ हैं जो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को किल कर सकती हैं। अभी भी रिसर्च चल रहा है, हम दवाइयाँ खोज रहे हैं जो इनके ऊपर इफेक्टिव रहे या इनको डिस्ट्रॉय कर सके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बेंजाइल पेनिसिलिन देखा। बेंजाइल पेनिसिलिन को क्या कहा था हमने, पेनिसिलिन जी, लेकिन यहाँ क्या है, ये आ गया नया स्ट्रक्चर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, इसे हमने कह दिया पेनिसिलिन वी। तो उसमें क्या था, एक सिंपली एक फिनाइल रिंग थी और CH2 जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, फिनाइल ऑक्सी और मिथाइल, ये एक फिनाइल रिंग है, यहाँ ऑक्सी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक CH2 जुड़ा हुआ है। तो इसके नाम में स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, नाम में स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये तो पूरा का पूरा पेनिसिलिनिक एसिड है, ठीक है। क्या जुड़ गया एक्स्ट्रा, 6R-6 2 फिनॉक्सी एसिटामिडो, यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 नंबर पर, 1 2 2 नंबर पर 2 फिनॉक्सी फिनाइल ऑक्सी एसिटामिडो, ये देख रहे हैं एसिटाइल और एमाइडो, और फिर बच गया क्या, पेनिसिलिनिक एसिड। तो बहुत ही आसानी से आप इनके केमिकल नाम को लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। इस फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन वी भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसे क्या कहते हैं, पेनिसिलिन वी भी। तो याद रखिएगा बेंजाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन जी कहते हैं और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन वी कहते हैं। इन नाम को आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखते हैं एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में यहाँ क्या एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, सिंपली यहाँ तक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये तो सेम टू सेम है, बस इसके अंदर एक फिनाइल और एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया है, तो वही नाम हो गया 6-2 अमाइनो 2 फिनाइल एस्टामिडो। 2 नंबर पर अमाइनो जुड़ा है, फिर 2 नंबर पर है फिनाइल रिंग भी जुड़ी है, और फिर वही हो गया एसिटा और एमाइडो, ठीक है, एसिटामिडो। फिर बच गया क्या, पेनिसिलिनिक एसिड। तो बहुत सिंपली आप इसका केमिकल नाम लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इस एम्पिसिलिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस रिंग को फिर से एक बार देख लीजिए। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो जिस सभी के अंदर पेनाम रिंग थी। कौन सी रिंग थी, पेनाम रिंग, जिसके अंदर बीटा लैक्टम और थायज़ोलिडीन मिल के बनाए थे इस पेनाम रिंग को। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिफोलोस्फेरिन देखने जा रहे हैं। सिफोलोस्फेरिन के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है, लेकिन ये 4 मेंबर रिंग किसके, 6 मेंबर रिंग के साथ जुड़ती है। वो 6 मेंबर रिंग कौन सी है, 2,3 डाइहाइड्रो 6H थायजाइन, इसके साथ जुड़ती है, और जुड़ के क्या बनाती है, सिफाम रिंग बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, सिफाम रिंग। अभी तक हमने जो भी देखा वो पेनाम रिंग देखा, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो सिफाम रिंग देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ड्रग है हमारे पास सिफेलेक्सिन। तो ये बेंजाइल पेनिसिलिन से कैसे डिफर करती है, तो यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ये बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना रखा है। बेंजाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन जी भी कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो किसका बना रखा है, सिफेलेक्सिन का बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिथाइल 4 कार्बोक्सी 3 सिफाम। अब यहाँ मैं आपको काउंट करूँ तो 1 2 3, तो 3 नंबर पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है 3 मिथाइल, और 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी। देखिए 4 नंबर पर
ये COOH ग्रुप है कार्बोक्सी, और 3 सिफाम इंस्टीड ऑफ। अब ये जो रिंग कौन सी रिंग है, मैंने आपको बताया था पहले, ये कौन सी रिंग है, सिफाम रिंग है, और ये कौन सी रिंग है, पेनाम रिंग है। किसके बदले, तो 2,2 डाइमिथाइल, ये देखिए पढ़ते रहिएगा आप यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सी पेनाम, तो 2,2 डाइमिथाइल यहाँ पर CH3 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सी पेनाम रिंग, उसकी जगह क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल 4 कार्बोक्सी और सिफाम रिंग, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह से ये बेंजाइल पेनिसिलिन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिंपली बस एक यहाँ पर एक NH2 और जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सिफिलैक्सिन के अंदर। तो ये था हमारा, ये सिफिलैक्सिन जो है बेंजाइल पेनिसिलिन से किस तरह से डिफरेंट है, वो इस स्लाइड में हमने देखा। अब देखते हैं सिफिलोरिडीन किस तरह से डिफरेंट है। तो ये भी बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है और ये किसका है, सिफिलोरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर 3 सिफाम रिंग है, ये देख सकते हैं, ये 3 सिफाम रिंग है किसकी जगह पर, इस पेनाम रिंग की जगह। अब देखते हैं इस 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सी, ये देख रहे हैं 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सी की जगह क्या जुड़ा हुआ है, 4 कार्बोक्सी 3 पायरिडीनियम मिथाइल। ये देखो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 कार्बोक्सी, और यहाँ 3 नंबर पर 3 पायरिडीनियम मिथाइल। ये कौन सा रिंग है, पायरिडीनियम, और यहाँ पर एक मिथाइल, पायरिडीनियम मिथाइल, बस इतना ही डिफरेंट है। और एक छोटा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक थायोनाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये थायोनाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसकी जगह पर, इस बेंजाइल रेडिकल की जगह पर। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है। बस ये 5 मेंबर रिंग को क्या कर दिया, 6 मेंबर रिंग कर दिया, और छोटे छोटे डिफरेंस हैं, ज़्यादा कोई बड़े डिफरेंस नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा वो देखा बीटा लैक्टाम रिंग्स देखी। अब देखते हैं कुछ नॉन बीटा लैक्टाम, जिसके अंदर बीटा लैक्टाम रिंग नहीं है। वो कौन कौन से है जो हमने अभी तक देखा था पहले भी, कुछ एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। कौन कौन से हैं वो, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, उसके अलावा जेंटामाइसिन है, पैरामोमाइसिन है। इसके अंदर बेसिकली कौन सी रिंग होती है, इसके अंदर होती है 1,3 डाई एमाइनो साइक्लोहेक्सेन रिंग, और इसी वजह से ये बहुत ही बेसिक होता है और ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब बहुत ही अलग अलग स्पेसिस जो होती है बैक्टीरियासी उनको मारने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन सीरियस सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिली। अब एरोबिक और नॉन एरोबिक क्या है, एरोबिक या एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये किसके अगेंस्ट काम करता है, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिली, और ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत ही अलग अलग स्पेसिस के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें ये मारने में सक्षम है। कुछ मैक्रोलाइड्स ड्रग्स है जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, वैसे ही क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स भी हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आती हैं। फिर देखते हैं कुछ नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स है जैसे कि क्लोरामफेनिकोल हो गया, ये भी सारी ड्रग्स क्या है, ये नॉन क्लासिफाइड है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं ग्रिसोफुल्विन, ये भी नॉन क्लासिफाइड है। ये सारी एंटीबायोटिक्स है जो किसी क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है। और जाते जाते एक स्लाइड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड में छोड़ जाता हूँ, ये जो है एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी को दर्शाता है। यहाँ जो है ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने देखा है दुनिया में इन एंटीबायोटिक्स का बहुत ही मिसयूज़ भी आप कह सकते हो, उसका बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं जिन्हें टीबी हुआ है, तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, ये भी तो एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। तो लोग कभी दवाई लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया वो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जो बैक्टीरिया है इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बेसिक दवाइयाँ हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, डिक्लोक्सासिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, ये सारी दवाइयाँ इनइफेक्टिव हो जाती हैं, इफेक्टिव नहीं रहती। कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के जिसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं। तो जब ये इफेक्टिव नहीं रह जाती तो उससे एक स्टेप ऊपर की दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, ये सारी दवाइयाँ जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं आपको, सेफेक्सिटीन, सिफोरेक्साइम, क्लिंडामाइसिन। फिर ये देखिए एक स्टेप और ऊपर की दवाइयाँ हैं जो और ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सारी इफेक्टिवनेस के ऊपर से मैंने यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है। ये नैरो स्पेक्ट्रम की और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हैं। यहाँ देखिए एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट, एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट कौन सी दवाइयाँ हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट जो है ऑगमेंटिन को कहते हैं। ऑगमेंटिन का एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं जेनेरिक नाम है वो एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट। क्लेविनिक एसिड जो है उसे हम क्लेविनेट भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ऑगमेंटिन के अंदर।
फिर एम्पिसिलिन साल्बेक्टम, फिर ये सेफ्ट्रिएक्सोन, फिर आ जाइए और एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो एमिनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, फिर ये देखिए आप यहाँ पर सिफेपाइम, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वैंकोमाइसिन, वैसे एक हीलामाइसिन आई थी, फिर इमिपेनाम, फिर ये कोलिस्टीन, लिनेजोलिड, ये सारी क्या है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह से सुपर एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें संभाल कर रखा गया है। जब भी ऐसी कोई बीमारी आती है, जब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम करना मतलब बंद कर देते हैं या तो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, तब जाकर इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसी नोट पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।